ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये है संजीव सर फिजिक्स और आज हम सब बात करने वाले हैं फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी से उसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड मून, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में। क्या है ये फ्री फॉल? फ्री फॉल, जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर छोड़ा जाता है, मतलब ऊपर से गिराया जाता है, वो किसी भी हाइट पर आप देखते होंगे, तो जो भारी है वो पहले गिरता है और जो हल्का है वो बाद में गिरता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप फेदर और बॉल के साथ भी कर चुके होंगे। आपने देखा होगा कि बॉल पहले गिरता है, फेदर बाद में गिरता है। कोई भी दो पेयर आप ले सकते हैं, बॉल और एक पेपर भी ले सकते हैं। बॉल पहले गिरेगा, फेदर बाद में गिरेगा, बॉल पहले गिरेगा, पेज बाद में गिरेगा, बॉल पहले गिरेगा, पेपर बाद में गिरेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भारी है, जो भारी ऑब्जेक्ट हैं, जो वेटेड हैं, वो जल्दी अर्थ को टच करते हैं, मतलब अर्थ पे ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं, और जो लाइटेड होते हैं, जो हल्के होते हैं, वो स्लोली गिरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ में एयर है। एयर उसको विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरता है तो उस पर एयर का फ्रिक्शन काम करता है। इसको ऐसे समझना है, एक बॉल है और एक पेज है, ठीक है, इस तरह से पेज है। तो बॉल पर जो एयर का फ्रिक्शन होगा या विस्कस फोर्स होगा वो कम होगा, किसके तुलना में? पेपर के तुलना में। क्यों? क्योंकि पेपर का एरिया ज़्यादा है। पेपर का एरिया ज़्यादा होने के कारण एयर के ज़्यादा कांटेक्ट में वो आता है, तो विस्कस फोर्स यानी अपवर्ड फोर्स पेपर पर ज़्यादा लगता है, जो उसको गिरने नहीं देता है। बॉल के साथ ये होता है कि बॉल का सबसे कम एरिया एयर के कांटेक्ट में आता है, इसलिए वो जल्दी गिर जाता है। वैसे देखा जाए तो सबसे कम मिनिमम, जिसको बोलते हैं मिनिमम सरफेस एरिया, स्फीयर का होता है, ठीक है। स्फीयर का सबसे कम एरिया होता है, सरफेस एरिया सबसे कम स्फीयर का होता है किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिरता है तो एयर के फ्रिक्शन के कारण, एयर के विस्कस फोर्स के कारण उसको गिरने में कठिनाई होती है। जैसे बॉल गिरेगा तो बॉल का कम एरिया, एयर का कम पार्ट उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या होगा? जल्दी गिर जाएगा। लेकिन वही पेपर या फेदर का ज़्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में आता है, इसलिए वो देर से गिरता है, स्लोली गिरता है। लेकिन क्या हो अगर पूरी तरह से एयर को निकाल दिया जाए, मतलब इसको वैक्यूम बना दिया जाए, ठीक है ना। जब वैक्यूम बना दिया जाए तब क्या होगा? वैक्यूम बना दिया जाएगा तो चाहे फेदर हो या बॉल हो, दोनों एक साथ गिरेंगे, एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेंगे, जिनका स्पीड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब जब वैक्यूम हो, जब एयर पूरी तरह से हटा दिया जाए, तब क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेंगे, चाहे चींटी हो या हाथी हो, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। इनके पास एक वैक्यूम बॉक्स था जिस पर इन्होंने एक फेदर, ठीक है, एक फेदर और एक छोटा सा बॉल को एक साथ गिराया था। एक साथ गिराया तो क्या हुआ? दोनों इस लेयर पर एक साथ टच किया। लेकिन इससे पहले ये क्या था? यहाँ वैक्यूम था।
मतलब अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ ऊपर से गिराया जाए तो दोनों एक साथ यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरेंगे, है ना। तो यही है फ्री फॉल। जब ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो और कोई भी फोर्स काम ना कर रहा हो, तब गिरने वाला ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे फ्री फॉल, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल, अ बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल only when a body is said to be in free fall if only gravitational force एक्ट ऑन इट। सिर्फ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, जिस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, तो वो जब फॉल होगा तो उस जो फॉलिंग के प्रोसेस को कहेंगे फ्री फॉल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहां आपको बताया गया था बॉल और पेपर का एग्जाम्पल, बॉल और फेदर का एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिफरेंट मास का। इसको सबसे पहले प्रूव किया था गैलीलियो ने। जब भी दो ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, डिफरेंट मास हो चाहे सेम मास हो, तो वो एक साथ गिरेगा। इस बारे में सबसे पहले जानकारी जो दी थी वो गैलीलियो ने दी थी। और इसको प्रूव किया था गैलीलियो ने लेनिंग टावर ऑफ पीसा से, ठीक है। वो उसके ऊपर से 3 डिफरेंट बॉल को एक साथ गिराए थे और नीचे एक साथ गिरा भी था। सो फ्री फॉल आप समझ गए होंगे। बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल इफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। जब हवा रहता है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता, एयर का भी फोर्स काम करता है। एयर का विस्कस फोर्स, जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं, मोशन के अपोजिट। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगा, अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन अपवर्ड उसको रोकने का काम करता है, जिसके कारण जिनका एरिया ज़्यादा है उनका स्पीड घट जाता है, एरिया कम है उसका स्पीड नहीं घटता है, ठीक है, वो जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन एयर निकाल देने पर, वैक्यूम बना देने पर ये फिनोमेना जो है सबके लिए इक्वल होता है, मतलब एक्सेलरेशन दोनों के लिए एक ही होगा। अभी हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तब ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन से वेलोसिटी से, कौन से एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट गिरेंगे। अब हम सब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने लेनिंग टावर ऑफ पीसा से 3 बॉल को गिराया था और बताया था कि सभी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिरते हैं उनके मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करते। सबसे पहले हम सब देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पर गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। जनरली इसका वैल्यू जो आता है वो आपको मिलेगा अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट भी एक्सेलरेशन का लगेगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में इसको 10 यूज करते हैं, ठीक है, 10 यूज करते हैं। अगर 9.8 आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 10 यूज करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है, पर सावधानी से इसका यूज करना है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ना। एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड on an object due to Earth's gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसके लिए
एक एक्सप्रेशन भी हम सब डिराइव करेंगे, अर्थ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आप किसी भी प्लैनेट पर लगा सकते हैं। उसके लिए कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। कंसीडर करें ये एक ऑब्जेक्ट है, या हम सब लेकर चलते हैं अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट के लिए बाद में आप लगा सकते हैं। ये अर्थ है जिसका रेडियस हम सब मानकर चल रहे हैं RE और मास लेकर चल रहे हैं ME। आपको पहले बताया गया था रेडियस ऑफ अर्थ कितना बताया गया था, 6400 किलोमीटर। ये भी आपका वेरी करता है, इक्वेटर के लिए वेरी करता है और पोल के लिए वेरी करता है। मास ऑफ अर्थ आपको बताया गया था 6 × 10⁻24 kg बताया गया था, ठीक है। और इसके सर्टेन कुछ हाइट पर हम सब मानते हैं, कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये अर्थ के सरफेस से हाइट h पर है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका RE + h। अब देखिए, क्योंकि RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा कोई क्वांटिटी हो उसमें बहुत छोटा कोई हाइट h ऐड करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो इसको हम सब अप्रोक्स मान लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ के। ये कुछ ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर है उसके बाद 0.00 वो ऐसा 1 है, तो इसको आप क्या मानते हैं, इसको आप ऐसे मान लेते हैं 2000, ठीक है। मतलब ये बहुत ही छोटा हो गया तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ h को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, h को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, पहला मास दूसरा मास कोई भी ले सकते हैं, पहला दूसरा, और कैपिटल G से मल्टीप्लाई और रेडियस से डिवाइड करके स्क्वायर, यही आपको है, लिखते हैं यहाँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड द अर्थ का मास आपको पता है me, ठीक है। क्या हो जाएगा, F कैपिटल G पहला मास, कोई भी मास ले सकते हैं, दूसरा मास जो m है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है RE, ठीक है, उसका स्क्वायर होता है, यही होता है। इसको कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें आपको इस बात को समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक्सेलरेशन होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। लेकिन यहाँ m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है जो फॉल कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन क्या है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है, तो इसको आप लिख देंगे mg, ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो LHS इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, mg = Gme और ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैंसिल हो जाएगा मास, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा था उसका मास कैंसिल हो चुका, मतलब मास डिपेंड नहीं करेगा। सो G आ गया हम सबको, G मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये G का एक्सप्रेशन मिल गया। और यहाँ मिल गया कि G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन, किस पर इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब जब G मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो ही गया तो इसका क्या मतलब हुआ, चाहे कोई चींटी गिरे या कोई हाथी गिरे, ठीक है, सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही होगा जो G होगा।
9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अर्थ के लिए। मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरेंगे, जिसको प्रूव किया गया था वैक्यूम ट्यूब बनाकर, वैक्यूम ट्यूब। यूट्यूब पर इसका बहुत ही वीडियो आपको मिल जाएगा, नासा वगैरह का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं कि फ्री फॉल क्या है, आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम सब देखेंगे कि ये जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो जी जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ पे और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ रेडियस पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना मास बढ़ाएंगे उतना ग्रेविटी बढ़ेगा, जितना रेडियस घटाएंगे ग्रेविटी बढ़ेगा। मास बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी भी बढ़ेगा और रेडियस बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी घट जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा। आगे हम सब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन अर्थ एंड मून। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम सब प्रूव करेंगे, देखेंगे। मून के लिए भी आप निकाल सकते हैं। मून का वैल्यू कितना आता है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों में रिलेशन भी पूछता है, अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में क्या रिलेशन है। सो अब हम चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन अर्थ एंड मून। कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन अर्थ, पहले अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन आपको पता है, जी क्या होता है? MERE, ठीक है। यही आप मून के लिए करते तो आपको क्या करना पड़ता? कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन मून। तब एक्सप्रेशन आप क्या लिखते? जी मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। यहां एक और आप चेंजेस कर सकते हैं, रेडियस अर्थ के लिए लिख रहे हैं तो ये ई कर दीजिए, और ये मून के लिए लिख रहे हैं तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या चाहिए? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून क्या चाहिए? मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम सब क्या करेंगे? सब वैल्यू हमको मालूम है। क्या वैल्यू चाहिए? मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ का वैल्यू 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और इसको SI यूनिट में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा? 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जी का वैल्यू आपको पता है, जी का कितना वैल्यू होता है? जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आपको नहीं किया जा रहा है क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जी का वैल्यू तो सबके लिए कांस्टेंट है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ मून कितना है? मास ऑफ मून, मास ऑफ मून आपका लिया जाता है 7.4 × 10⁻22 kg अप्रॉक्स, ठीक है। और रेडियस ऑफ मून लिया जाता है 1730 किलोमीटर, यानी 1.73 × 10⁻6 मीटर। इस वैल्यू को आप यहाँ रखें
और जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, और रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा 1.73 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून कितना आया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछता है दोनों के जी के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून में रिलेशन क्या है। तो दोनों में रिलेशन आप देख सकते हैं। अगर मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, ये है 1.6 और ये है 9.8, तो ये लगभग 1/6 मिलता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटी पता है तो मून का ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं। अर्थ का ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 से उसको डिवाइड कर देंगे तो मून का निकल जाएगा, ठीक है। या फिर मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकल जाएगा। सो ये था कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन मून एंड अर्थ। आई होप कि ये कैलकुलेशन आप समझ में आया होगा। ये पूरा कैलकुलेशन आपको करके देखना चाहिए, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है इसलिए यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया गया है। आप इस कैलकुलेशन को आगे करें। आप कोई भी प्लैनेट के लिए आप इसको असाइनमेंट के तौर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी प्लैनेट के लिए भी असाइनमेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। दोनों के बीच में रिलेशन है। ये पूछता है कई बार, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो आपको लिख देना है ये वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, उसका वेरिएशन भी होता है, मतलब बदलता भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर नहीं है, वो है स्फेरिकल ऑब्लेट। स्फेरिकल ऑब्लेट, ठीक है, मतलब स्फेयर की तरह, पर स्फेयर नहीं है ये। तो यहां आपको इस बात को समझना होगा। अब ये तो है आपका पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। और इधर वाला सेक्शन होता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। ये भी है आपका इक्वेटर, ये भी है आपका इक्वेटर। सो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ इक्वेटर, कैपिटल ई से आप इसको डिनोट करें, स्मॉल ई तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ आपको बताया गया है। और ये बोलेंगे रेडियस इन टर्म ऑफ पोल। तो अर्थ का जो रेडियस लिया जाता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो 6400 किलोमीटर स्फेरिकल के लिए लिया जाता है। जब हम अर्थ को स्फेरिकल मान चुके होते हैं, स्फेयर लेकर चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। लेकिन यहां एक डिफरेंस देखना है, ये रेडियस और ये रेडियस में 22 किलोमीटर का डिफरेंस आपको मिलता है। मतलब इक्वेटर का रेडियस, ठीक है, वो इक्वल होगा पोल के रेडियस में तब जब 22 किलोमीटर आप ऐड करेंगे। ये होता है इतना किलोमीटर, 6356 किलोमीटर, और ये होता है 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर, ठीक है। ये डिफरेंस आप देखते होंगे, इसमें 22 किलोमीटर ज़्यादा है, ये 6356, 6378, तो 22, इसमें 22 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब इधर से जो रेडियस है, ये जो सेंटर है, उससे रेडियस आपका है 6356 किलोमीटर, और इधर से रेडियस लेंगे तो क्या होगा 6378 किलोमीटर, मतलब इधर से 22 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अब हमको पता करना है कि यहां पर g का वैल्यू ज़्यादा होगा
या यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा या यहाँ पर कम होगा। तो इसके लिए सबसे आसान है, आप पहले ये देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या है, g, अर्थ के लिए ले रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आ रही, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि जो रेडियस ज्यादा है वहां पर g का वैल्यू कम है। आप देखिए ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, इक्वेटर वाला ज्यादा है, तो यहां पर g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और यहां क्योंकि ये कम है तो ये कम होने से ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, g हाई। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन इक्वेटर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होगा। पूछता है अर्थ में कहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। नेम द प्लेस, नेम द पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हायर, या मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम के लिए लिखना है पोल, मिनिमम के लिए लिखना है इक्वेटर। ये भी इक्वेटर हो सकता है, चाहे ये बोलिए, ये भी पोल हो सकता है। तो आपको यहां ना कि नॉर्थ और साउथ बोला गया है, सिंपल एक पोल बोला गया है। पोल मतलब दोनों पोल, कोई भी पोल, नॉर्थ या साउथ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर, ठीक है। पोल के पास ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, किसके तुलना में, इक्वेटर के तुलना में। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे हम सब बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट टॉपिक अभी देख रहे हैं। सीबीएसई के सिलेबस में हाफ ईयरली में आपको जो पढ़ना है वो वेट एंड मास तक पढ़ना है, ठीक है। तो वेट एंड मास में नेक्स्ट वीडियो में वेट एंड मास पर वीडियो आपको बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो वेट एंड मास पर होगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आप अगले वीडियो का वेट कर सकते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन, एक काम करते हैं, ये टॉपिक देने से ज़्यादा अच्छा है सिर्फ लिख देते हैं, है ना। टॉपिक तो दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो क्या करना है, इधर स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इधर कैपिटल G, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले इसका नाम लिखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, इसका यूनिट लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, g का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन है ना, तो SI यूनिट, SI यूनिट। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या होगा, एकदम याद रखना होगा आपको, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। थर्ड, इट्स वैल्यू changes from planet to planet, planet to planet मतलब हर एक प्लैनेट का अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल, अर्थ के लिए क्या था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून के लिए क्या था, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, इसका वैल्यू एक ही है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर थ्रू आउट द यूनिवर्स।
यूनिवर्स के हर पार्ट में इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब नहीं बदलेगा। ये प्लैनेट टू प्लैनेट बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर नहीं है, स्केलर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, यूनिवर्सल बोला जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ठीक है। वैल्यू भी बता दिया गया, यूनिट भी बता दिया गया, और इसका वैल्यू अर्थ के सरफेस पर भी आप लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के पास बता सकते हैं, बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। फिफ्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू तो सभी जगह कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, सभी जगह कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम सब चलते हैं, एक टॉपिक जो यहाँ वेरिएशन में छूट गया, जो पूछता है बार बार, जी का वैल्यू जो है वो सेंटर पर क्या होता है वो भी पूछता है। तो सेंटर पर 0 होता है, जी का वैल्यू सेंटर पर 0 होता है। ओ पीछे छूट गया है ना, सिर्फ हम लोग वो देखे, आपको यहाँ पर सरफेस के पास जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर हम अंदर आते हैं तो जी सेंटर पर हो जाता है 0, ठीक है। और सरफेस से हम बाहर जाते हैं तब भी घटता है, ठीक है। रेडियस तो सभी जगह एक ही होंगे, सेंटर पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सभी जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस पर, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे सरफेस से आगे जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। जी का वैल्यू सरफेस से ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता अंतरिक्ष में, है ना, सब कुछ रेफरेंस में हम लोग देते हैं, क्योंकि कहाँ हम ऊपर बोलेंगे कहाँ नीचे बोलेंगे। जी का वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे घटता है। सो इस चीज को समझिए, 0 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर घटेगा, मतलब सबसे मैक्सिमम कहां पर होता है जी का वैल्यू? सबसे मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ अर्थ पर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum at the surface of the earth, अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होता है। अब सरफेस पर भी दो जगह आपको इस बात को याद रखना है कि पोल पर मैक्सिमम होता है, पोल पर बढ़ जाएगा और इक्वेटर पर घट जाएगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू घट जाएगा। सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, और सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू और घटेगा, सेंटर पर 0 होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, FB पेज संजीव सर फिजिक्स के नाम से है, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।